समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। शेखर से सवाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सभी का सैयद और हमारे साथ है द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। शेखर, ये हफ्ता इंडिया के लिए काफ़ी एक्टिव रहा है। आज ही तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने सारी दुनिया के लिए एक्टिव है। आजकल सुबह उठ के कुछ डोनाल्ड ट्रंप का ना पढ़ें, कोई और ट्रुथ सोशल, उसके बाद में वो लिखते हैं थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन टू दिस मैटर। वो ना मिले तो लगता है विड्रावल सिम्टम्स हो गए। तो ये भी कई बार लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि सब चीज़ को उन्होंने डिस्टेबलाइज भी किया है, लेकिन रोज़ हेडलाइन उनको ही लेनी होती है। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग टाइम है, हर हफ्ता अभी इवेंटफुल है। सभी का इससे पहले कि आप सवालों का सिलसिला शुरू करें, मैं एक छोटी सी बात कह देता हूं कि द प्रिंट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, जिसको टीपीएसजे भी कई बार कह देते हैं, उसका चौथा बैच उसने अपना सेशन ख़त्म किया। उसके काफ़ी विद्यार्थी हमारे यहाँ आए थे अपने सर्टिफिकेट लेने के। देखिए आप उनकी फ़ोटो ग्रुप में हैं, उनमें से कईयों ने हमारे लिए आर्टिकल भी लिखा है जो टीपीएसजे के पहले 3 बैचेस के हैं। कुछ उनमें से हमारे पास इस समय इंटर्नशिप के लिए भी हैं। अब बैच 5 बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और सीटें एकदम भर रही हैं और आखिरी कुछ दिन ही बचे हैं। तो आप कृपया करके अप्लाई कीजिए। ये बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें आपको असली एडिटर्स, जेन्युइन एडिटर्स और एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन वीकेंड्स के ऊपर। और इससे निकल के अगर आप पत्रकार बनना चाहें, काफ़ी लोग पत्रकार बनना चाहते हैं, मौका है। कई लोगों ने हमारे यहाँ ज्वाइन किया है, कई लोगों ने अलग जगह भी ज्वाइन किया है, लेकिन इसमें काफ़ी लोग सीनियर और जो और प्रोफेशंस में भी हैं और पेशों में भी हैं, जैसे कोई डॉक्टर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, क्योंकि सब कोई चाहता है कि मैं अपना कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकूं। तो वो सब भी ज्वाइन कर रहे हैं, विदेश में भी बहुत ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप कृपा करके इसको देखिए। ये डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे रन कर रहे हैं जब मैं बात कर रहा हूँ, और लिंक भी आपको दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कुछ ही दिन बचे हुए, फटाफट आप एनरोल कीजिए, क्योंकि आप इसको बहुत फ़ायदेमंद पाएंगे। और खैर मैं खुद को एक्सपर्ट या कोई बड़ी चीज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं भी उसमें कम से कम 2 क्लासें तो लेता ही हूँ। शेखर, पहला सवाल तालिबान के ऊपर है। तालिबान के मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर, आज उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी करी, काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी मिले हैं। ये सवाल संचित सुमन ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के संबंध में इंडिया के क्या उद्देश्य हैं। देखिए, भारत और अफ़गानिस्तान के जो संबंध हैं वो हमेशा से इतिहास में बहुत अच्छे रहे हैं। अब मैं इतिहास में कोई 11वीं सदी में तो जान ही रहा, 11वीं 12वीं सदी में, लेकिन आप देखें पिछले 200 साल में करीब, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय भी उन्होंने पहले अफ़गानिस्तान में लड़ाई की, उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ एक तरह का सेटलमेंट कर लिया, जैसे कि उन्होंने लड़ाई करके नेपाल के साथ सेटलमेंट कर लिया था। तो अब और दूसरी बात क्या होती है कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो अफ़गानिस्तान शुरू से ही पाकिस्तान का दुश्मन रहा है। वो क्यों दुश्मन रहा है? क्योंकि उनके बीच में जो बॉर्डर है, जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, उसको अफ़गानिस्तान नहीं मानता है, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन भी अंग्रेज़ों ने खींची थी और कहा यह आपका बॉर्डर है। अच्छा, वो जो लाइन खींची गई है वो भी काफ़ी अनसाइंटिफिकली खींची गई है। जैसे जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का, जिसको कि अफ़गानिस्तान बोलेगा सो कॉल्ड बॉर्डर है, क्योंकि वो मानते नहीं उसको, ये ड्यूरेंट लाइन है। ये ड्यूरेंट वही हैं, एक अंग्रेज़ महानुभाव जिनके नाम पे ड्यूरेंट कप फुटबॉल चलता है। अच्छा। जो हमारा एक सारे इंडिया में सबसे बड़ा क्लब टूर्नामेंट है फुटबॉल का, वही ड्यूरेंट है। तो उन्होंने ये लाइन खींची 19वीं सदी ख़त्म होते हुए, जब 20वीं सदी शुरू हो रही थी। तो उस समय, उसके पहले अफ़गानिस्तान के साथ इंपीरियल पावर जो थी ब्रिटेन, उसकी लड़ाइयाँ हुई। लड़ाइयों में ठीक है, आप कह सकते हैं कि शायद अफ़गानिस्तान हारा। अब देखिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में एक जो खींचातानी है या दुश्मनी भी आप कह लीजिए, और उस एरिया में जो है वो जो दुनिया का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे हर दुश्मनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, क्योंकि बदला लेना है तो पठानों वाला ही होता है ना, क्योंकि 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी वो चलता रहता है।
कुछ ब्लड मनी टाइप भी सिस्टम होता है कि पैसे दिए माफ़ कर दिया टाइप, तो सब कुछ छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो उनका बॉर्डर है, जिस बॉर्डर को अफ़गानिस्तान मानता नहीं है। वो बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन है। जैसे कि अंग्रेज़ों ने हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमारे बॉर्डर्स की लाइनें खींची, हमारे और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है जो बाद में खींची, ऐसे ही हमारे और तिब्बत के बीच में मैकमोहन लाइन है। तो ये सब लाइनें मोटे पेन से खींची गई उस समय। अब मोटा पेन आज जब रेजोल्यूशन सैटेलाइट के इतना अवेलेबल है तो मोटे पेन में ही 5 किलोमीटर इस तरफ या 5 किलोमीटर उस तरफ चला जाता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उस समय क्योंकि अंग्रेज़ों का दबदबा था, उन्होंने एक तरह से अफ़गान जो रूलर था उसको लड़ाई में हराया था, लेकिन जाके कब्ज़ा नहीं किया, क्योंकि काबुल एक बार जाके वो भुगत चुके थे। काबुल एक बार गए थे और रास्ते में उनको इतना मारा गया एम्बुश करके कि एक ही उनका फौजी बचा जिसने आके कहानी सुनाई कि क्या हुआ। उनका जितना कंटिंजेंट था बहुत बड़ा था, सबके सब मारे गए। उसके ऊपर रडियार्ड किपलिंग ने अपना बड़ा फेमस एक लिखा है जो हर बार कोट होता है हर जगह। तो उसमें जो ब्रिटिश सेनाओं के साथ हुआ था, जिसमें सिर्फ एक बचा था और कोई नहीं बचा था, उसके बारे में तो रडियार्ड किपलिंग ने बहुत लिखा है। उनकी बहुत मशहूर लाइन है, उनकी बड़ी मशहूर लाइन है, व्हेन यू आर वुंडेड एंड लेफ्ट ऑन अफगानिस्तान प्लेन्स एंड द women कम टू कट अप व्हाट रिमेन्स, रोल अप योर राइफल एंड ब्लो आउट योर ब्रेन्स एंड गो टू योर गॉड लाइक ए सोल्जर। क्योंकि बहुत मुश्किल था उस समय, जो इंजर्ड भी लोग रह जाते थे उनके साथ भी फिर उनको अच्छी तरह से अफगान लोग बदला लेते थे। तो अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि लड़ाई में हमने हरा दिया हो, लेकिन हम जाके कब्ज़ा नहीं करेंगे वहाँ पे। और एट द सेम टाइम अंग्रेज़ों को उस समय ख़तरा क्या था, जो उस समय की कोल्ड वॉर थी वो सोवियत पावर या रशियन पावर, तब तो सोवियत नहीं हुआ था, तब रशियन पावर, ज़ारिस्ट पावर, और इस तरफ इंपीरियल ब्रिटिश इंपीरियल पावर। तो उसके बीच में उन्होंने सोचा अफ़गानिस्तान एक तरह का बफर स्टेट बन जाएगा। तो अफ़गानिस्तान हमेशा से बफर स्टेट था। तो उनके उसी समझौते में उन्होंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान थे पहले, या जिसको जो इंडिया का ही पार्ट थे उस समय, तब तो पार्टीशन नहीं हुआ था। तो वहाँ पे लाइन ड्रॉ करी डुरंट साहब ने और कहा कि ये आपका बॉर्डर है। उसको अफ़गान आज तक नहीं माने, क्योंकि वो लाइन बिना सोचे समझे मोटे पेन से ड्रॉ की थी। वो गांव के बीच में से लाइन चली गई, एक ही ट्राइब के लोग दो तरफ रह गए, एक फैमिली के लोग दोनों तरफ रह गए। तो जो ट्राइबल्स हैं, चाहे पाकिस्तानी साइड पे जो पख्तून है या पाकिस्तानी साइड में, ट्राइबल्स ने तो वो लाइन कभी मानी ही नहीं। वो फ्रीली इधर उधर जाते रहे, उनकी रिश्तेदारियाँ शादियाँ वादियाँ आपस में चलती रही, स्मगलिंग भी खूब चलती है वहाँ पे। और आजकल तो स्मगलिंग में कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उनमें एक हथियार भी होते हैं, और हथियार में छोटे मोटे नहीं होते हैं। हथियार तो एंटी एयरक्राफ्ट गन भी बिकती है, आप टैंक भी खरीद सकते हैं। एक बार मैं गया था इंडिया टुडे के लिए स्टोरी करने, वो आपको हम दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर, सभी का उसको इंडिया टुडे की वेबसाइट से निकालेंगे, आर्म्स फॉर द आस्किंग। तो वहाँ दर्रा आदम खेल में दुकानें हैं, वहाँ जैसे जार होते हैं, मर्तमान जिसको बोलते हैं, उनके अंदर बुलेट्स पड़ी हुई हैं। आप AK-47, AK-54 जो मर्ज़ी बाय द डज़न, बाय द स्कोर, 12, 24, 20 जितना मर्ज़ी ले सकते हो। वहाँ पे आपको एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मिलती है, और फ़ोटोज़ भी हैं उस स्टोरी के साथ में। वहाँ पे बल्कि एक मिग 27 उन्होंने गिराया था, तो उसका जो अंडर कैरेज था वो भी मिल रहा था। तो मैंने पूछा ये किस लिए है, तो बोले ऊँट गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं इसके व्हील्स। तो वो एक बड़ा फ्री इलाका है। तो अफ़गानिस्तान ने वो कभी बॉर्डर नहीं माना है। पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान उसको मान जाए। अब भी पाकिस्तान उस बॉर्डर को फेंस करने की कोशिश कर रहा है, उस पर बाड़ बनाने की, लेकिन तालिबान भी उसको नहीं करने दे रहे। अब पाकिस्तान ने सोचा था कि जो पहले सरकार थी, मान लीजिए नजीबुल्ला के समय तक, 1991 के आसपास तक, जब तक कि वो प्रो सोवियत सरकार थी, तो उससे उनकी टेंशन थी जब मुजाहिदीन आएंगे तब तो हमारी बात मानी जाएंगे, क्योंकि मुजाहिदीन हमारे हैं। मुजाहिदीन आ गए, उन्होंने ड्यूरेंट लाइन नहीं मानी, और थोड़े दिन के बाद वहाँ की तानी उनमें शुरू हो गई। और उससे जो इधर उधर से आना जाना हुआ, और जो टेररिस्ट ग्रुप थे दोनों साइड पे बने, तो उससे जो एफपाक रीजन है वो एक तरह से बन गई, जिसको कि बाद में कहा गया यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद। वहीं पे अलकायदा पैदा हुआ। अल्टीमेटली वही जो अलकायदा पैदा हुआ था, वही अलकायदा बाद में मॉर्फ किया
एक तरह का उसका वेरिएंट बन गया और म्यूटेंट बन गया जो आइसिस बना। क्योंकि अबू बकर अल बगदादी जिन्होंने आइसिस फाउंड किया वो तो अलकायदा में ही थे पहले। तो जैसे ओसामा बिन लादेन का डिक्लाइन हुआ, लोगों ने उसकी बात सुननी बंद कर दी। उसके बारे में आप किताबें पढ़ें तो उसकी चिट्ठियां हैं, वो एक के बाद एक चिट्ठियां भेज रहा है और फ्रस्ट्रेटेड है कि तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो, क्योंकि उसके लोग उसके आगे चले गए थे। लेकिन वो सब जो हुआ वो इसी एरिया से शुरू हुआ। इस एरिया से शुरू हुआ तो मुजाहिदीन के बाद वहाँ तालिबान आ गए और तालिबान के बाद अमेरिकन आ गए। अब पहले पाकिस्तान ने सोचा कि हम मुजाहिदीन को ले आएंगे तब हमारी सरकार हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की एक फैंटेसी है। वो फैंटेसी वो क्या है, जो उनकी सोच है, उनकी सोच ये है कि हमारा जो देश है वो बहुत नैरो है, जो कि इस बार रॉब सिंदूर में भी नज़र आया कि उनके यहाँ स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। मतलब पहले दिन के अटैक में ही इंडियन एयरफोर्स ने उनके सिंध नदी के इंडस रिवर के ईस्ट में, पूर्व में जितने एयर बेसिस थी सबको अटैक किया और एक को वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर भी किया और अगले दिन शायद बाकियों को वेस्ट में भी कर देते, क्योंकि उसकी जो विड्थ है पाकिस्तान की करीब 300 किलोमीटर ही है। तो पाकिस्तान की एक सोच है या एक सपना है या फैंटेसी है कि अफ़गानिस्तान हमारा एक तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनर या हिस्सा बन जाए, हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो हमें अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी। वो अफ़गानिस्तान में कोई राज़ी नहीं है। तो जब मुजाहिदीन से काम नहीं चला, तालिबान आ गए, तो उन्होंने कहा तालिबान हमारे लोग हैं। तालिबान के ऊपर अमेरिकन आ गए। अमेरिकनों के खिलाफ आप अमेरिकनों की हेल्प करते रहे, लेकिन साथ साथ चुपचाप तालिबान आपके लोग थे, आपके क्लाइंट थे, आपने उनको वो लड़ाई जिताई, डबल क्रॉस करके अमेरिकन को उनको लड़ाई जिताई। तो आपने सोचा अब तो अपनी सरकार आ गई, हमारा राज है। तभी आप देखें जो फैज़ हमीद थे, पाकिस्तान के ISI के चीफ, सबसे पहले वहाँ पहुँचे और बड़ा स्मार्ट ब्लेज़र में खड़े हैं, कप और सॉसर लेके चाय पी रहे हैं वहाँ पे सीरीना होटल में काबुल में, और जैसे कि बिल्कुल फतेह करने आ गए काबुल और विक्ट्री सेलिब्रेट करें। वो बाय द वे आजकल जेल में है, क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी केसेस मुनीर साहब ने लगा दिए हैं। वो जेल में और बड़े संगीन आरोपों में जेल में, लगता नहीं कि जल्दी से बाहर आएंगे। इमरान खान शायद पहले आ जाएं, उनका आना मुश्किल है। खैर, उसके बाद जब तालिबान गए तो पाकिस्तान ने कहा ये तो अब हमारी ही सरकार है ना, इनके साथ मिलके हमने अमरीकनों को हराया है, पहले मुजाहिदीन के साथ मिलके हमने सोवियत्स को हराया था, अब हम अमरीकनों को हराया, ये हमारी सरकार है, जो कहेंगे वही करेंगे। वो पहले दिन से ही बदक गए, पहले दिन से मुकर गए। और फिर जब पाकिस्तान ने कहा कि हम बॉर्डर पे अपनी फेंस लगाएंगे, तालिबान ने अपनी सेना भेज दी वहाँ पे, और जो उन्होंने गाड़ियाँ भेजी, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और हमवीज़, वो तो जो अमेरिकन सब छोड़ गए थे उन सबको लेके आए। तो ये लगा कि ये तो कोई बड़ी वेस्टर्न आर्मी यहाँ पे आ गई है, अमेरिकन आर्मी आ गई है, पाकिस्तानी आर्मी उसके खिलाफ। कम से कम उनकी व्हीकल्स को देख के लग रहा था कि वो ज़रा एक थर्ड वर्ल्ड आर्मी है इनके खिलाफ। तो ये वहाँ पे खिंचातानी है। तो अब वो इस्लामिक देश हैं, अफ़गानिस्तान बहुत इस्लामिक है, और तालिबान जो हैं वो बहुत फंडामेंटलिस्ट भी हैं। इतने फंडामेंटलिस्ट हैं कि आज जैसे अफ़गान नहीं कहूँगा, तालिबान के जो विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थी, उसमें किसी महिला जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया गया कि आप नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ भी अलाउ नहीं करते और वहाँ पूरा पर्दा भी रखते हैं। तो आज किसी वुमेन जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया दिल्ली शहर में। तो इस तरह के कंजर्वेटिव हैं, और देवबंदी भी हैं, इसीलिए वो अब देवबंद जा रहे हैं, और देवबंद में वो 2 घंटे का अपना कांग्रेगेशन करेंगे और बोलेंगे वहाँ पे। तो ये सब पेचीदगियाँ हैं। तो पाकिस्तान को लगा कि तो बिल्कुल ही हमारे लोग हैं, जो हम कहेंगे करेंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आए उसी दिन से वो अफगान हो गए। तब तालिबान नहीं थे और पाकिस्तान के मोहताज भी नहीं थे। तो तब से उन्होंने सॉवरेनिटी को असर्ट करना शुरू किया, और पाकिस्तान से खींचातानी फिर इसलिए बढ़ी कि पाकिस्तान ने सोचा कि वो पीछे से बैकसीट ड्राइविंग करके उनकी गाड़ी वो चलाएंगे। वो उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके साथ भारत ने अपने संबंध सुधारे, और उन्होंने भी कभी भारत के साथ संबंध बिगाड़े नहीं। शुरू से ही उन्होंने कभी भारत के बारे में उल्टी बात नहीं की, क्योंकि उनको भी समझ है कि हमें पाकिस्तान को बैलेंस करना है। तो उस स्थिति में भारत के लिए, भारत के हित में है, जो भी अफगानिस्तान में सत्ता में हो, जो भी हो, भारत के हित में है कि भारत उनके साथ बातचीत रखे। क्योंकि देखिए, अगर आप भारत का नक्शा देखें, ध्यान से देखिए आपका भारत का नक्शा, आपका नक्शा वखान कॉरिडोर की तरफ जाता है ऊपर नॉर्थ में, पूरा नक्शा देखिए अपना, और वो आपका बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ में।
तो अफ़गानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है जी। और अफ़गानिस्तान और भारत का कल्चरल बहुत मेल भाव है। बहुत अफ़गान से यहाँ पे आके सुपरस्टार भी बने हैं, जैसे हमारे क्रिकेट में सलीम दुरानी थे। तो बहुत से ऐसे लोग आके अफ़गानिस्तान से आके भारत में अच्छा कर चुके हैं और भारत और अफ़गानिस्तान की एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप बहुत वैल्यूएबल है। इसीलिए अब मैं समझता हूँ कि बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अफ़गान विदेश मंत्री मुताकी अब देवबंद जा रहे हैं। ये कुछ ऐसी बात है जैसे कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के काफ़ी समय बाद में, कुछ समय बाद ही रफसंजानी ईरान से भारत आए थे। तब वो राष्ट्रपति थे वहाँ के, वो वहाँ से भारत आए थे और उन्होंने लखनऊ में जाके एक कॉन्ग्रीगेशन किया था जिसमें लाखों लोग आए थे, क्योंकि शियाज के लिए तो लीडर है सारी दुनिया में। उस कॉन्ग्रीगेशन में उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान भारत के सेकुलरिज्म में सुरक्षित हैं, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं इसको उसी नज़रिए से देख रहा हूँ कि ये एक बड़े देवबंदी नेता हैं दुनिया में और सबसे कंजर्वेटिव देवबंदी प्रैक्टिस के नेता हैं और वो आके यहाँ पर बोल रहे हैं। इसीलिए हमारी भी वहाँ 2 रिपोर्टर्स की कवरेज है जो वहाँ गए। वो कवरेज आपके साथ सभी का शेयर करेंगे लिंक्स में, डिस्क्रिप्शन के साथ इस वीडियो के। शेखर, आज दूसरी बड़ी चीज़ दुनिया में ये हुई कि नोबेल पीस प्राइज़ अवॉर्डी का अनाउंसमेंट हुआ। ये सवाल तपेश मजुमदार ने उसी चीज़ पे भेजा है। उनका कहना है कि हमास और इजराइल के बीच सीज़फायर डील होने के कारण नोबेल पीस प्राइज़ के विजेता और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। उनका अंदाज़ा ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत हासिल कर सकते हैं इसमें। हमको पता है कि ये नहीं हुआ। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो ये तो बचकानी बात है कि मुझे नोबेल प्राइज़ दे दो। वो एक अच्छा कार्टून है, वो शायद मिलेगा तो हम दिखा भी देंगे आपको स्क्रीन पे। हिंदी का कार्टून है और कार्टून क्या है कि वो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं और एक तरफ से मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चीफ हैं, साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चीफ हैं, साथ साथ आसिम मुनीर के चमचा इन चीफ हैं, CNC हैं। तो वो भाग के आ रहे हैं एशिया कप लेके और कह रहे वी वर नॉट एबल टू गेट यू नोबेल प्राइज बट वी कैन गिव यू एशिया कप, क्योंकि एशिया कप तो उनके पास है, भारत ने लिया नहीं है। तो नोबेल प्राइज़ के लिए पाकिस्तान ने रिकमेंड किया था। नोबेल प्राइज़ देखिए वो कमेटी है और वो ऐसे इन्फ्लुएंसेस में नहीं आती है। अब ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि आपने ओबामा को नोबेल प्राइज़ क्यों दिया, कंट्रोवर्शियल है। काफ़ी नोबेल पीस प्राइज़ कंट्रोवर्शियल होते हैं। अब जैसे इथियोपिया में आप देखिए, अभी को उन्होंने पीस प्राइज़ दिया, पीस प्राइज़ मिला, उसके महीनों के बाद ही उन्होंने एक नई लड़ाई शुरू कर दी। पहले कहा था कि आपने लड़ाई ख़त्म करी है। ऐसे ही ऑन्ग सान सूची, उसको पीस प्राइज़ मिला, लेकिन बाद में जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, हरकतें थी, वो इतनी पीसेबल नहीं थी। तो नोबेल पीस प्राइज़ काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है, ख़ास करके अगर वो राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को दिया जाए। ट्रंप अब कैसे पीस प्राइज़ लेंगे? आप जहाँ मर्जी जाके बॉम्बिंग कर रहे हो, आपने जाके ईरान में बॉम्बिंग कर दी रात में और इतने बड़े बड़े बॉम्बर भेज के कर दी, फिर आप बोलते हो मैंने लड़ाई बंद कर दी। तो ऐसे थोड़ा पीस होती है जिसके लिए आपको पीस प्राइज़ मिल जाए। बाकी आपका राज है, जैसे आपने क्रिप्टो में अपना कॉइन चला दिया, वैसे ही आप एक नोबेल प्राइज़ भी चला सकते हैं। उनको नहीं मिलने वाला था, बिल्कुल बेकार की बात थी। और अभी भी अगर वो अगले साल के लिए बोलेंगे कि मैंने अब गाज़ा में पीस कराई है, उसमें भी बहुत इश्यूज़ होंगे, क्योंकि लोग ये बोलेंगे और ठीक सवाल पूछेंगे, और ख़ास करके नोबेल कमेटी में जो कि लिबरल हैं, वो कहेंगे कि आपने क्या पीस कराई 60-65 हज़ार लोगों को मरने के बाद, और उसमें भी आपने पीस ऐसे करवाई कि गाज़ा का जो अपना अस्तित्व है, गाज़ा का जो अपना एग्जिस्टेंस है, वो तो ख़त्म हो गया। वहाँ पे अब इंटरनेशनल गवर्नेंस आ जाएगा। तो राजनीति में नोबेल पीस प्राइज़ लेने के लिए बहुत बड़ी कोई चीज़ करनी पड़ती है। लोग कहते हैं जी यूक्रेन में पीस हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएगा नोबेल प्राइज़। अरे अगर यूक्रेन में शांति हो गई फिर तो नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा पुतिन को और जेलेंस्की को, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों मिलेगा? मतलब अंपायर को थोड़ा कभी ट्रॉफी मिलती है, ट्रॉफी तो हमेशा प्लेयर को मिलती है, कैप्टन को मिलती है। तो ये बेकार की बातें हैं, लेकिन वो भी मुझे लगता है कई बार छेड़छाड़ में भी कहते हैं इस बात को, क्योंकि उनकी जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो विक्टिमहुड पे बेस्ड है कि आप एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के राष्ट्रपति भी बन गए, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी आपके पास हैं, इतनी एग्जीक्यूटिव पावर आपके पास है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। अमेरिका के इस टाइम वो किंग एम्परर ही हैं जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो उसमें आपको उसके बावजूद अपने आप को विक्टिम दिखाना है।
और अपने वोटर को भी विक्टिम दिखाना है कि आपके हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, ये बाहर के लोगों ने आके सब कुछ कब्जे में कर लिया और इधर LGBT टाइप सब शुरू हो गया। लोग कहते हैं आप अपना जेंडर चूज़ कर सकते हो, आपके बच्चों को ऑटिज्म हो रहा है क्योंकि टीके लगा रहे हैं। तो इस सबसे उन्होंने पूरा एक मसमा बांधा है विक्टिमहुड का। तो ये विक्टिमहुड में है, देखो मैं लड़ाइयाँ रोक रहा हूँ लेकिन मेरे को तो नोबेल प्राइज़ को देता नहीं, उसको ओबामा को बिना कुछ किए मिल गया। तो ये उनकी राजनीति है जो समझनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हम हंसते हैं कई बार, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है जी। उनकी पॉलिटिक्स एक अलग तरह की है, उस पॉलिटिक्स में वो जीनियस हैं। और अब क्या कहें, अब दुनिया को अगर देखें तो पहले एक मॉरल प्रिंसिपल था कि जब नेता कहीं पे चुन के आता था तो चुनने के बाद, इलेक्शन के बाद वो सबका नेता बनता था, वो सबसे बात करता था, सबकी सुध लेता था, सबका वेलफेयर करता था। अब जो नेता बन रहे हैं वो सिर्फ अपनी बेस से बात करते हैं, बाकी सब भाड़ में जाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी यही है, वो सिर्फ अपनी बेस से बात करते हैं, तो हर चीज़ में अपनी बेस को एड्रेस करते हैं। ये नई पॉलिटिक्स है दुनिया में, खास करके डेमोक्रेटिक दुनिया में। यूरोप में भी कुछ देश उसी दिशा में जा रहे हैं। आप हंगरी में देखिए विक्टर ऑर्बान को, या आप सबकी फेवरेट है हमारे देश में जॉर्जिया मेलोनी, इटली में उनको देखिए, स्लोवाकिया में फिगो जो नए लीडर आए हैं। ये कई लीडर इस तरह के पॉपुलिस्ट आ रहे हैं जो पॉपुलिस्ट हार्ड राइट के हैं और सिर्फ अपनी बेस से बात करते हैं, बाकी सब ठीक है आप हो अपना काम करे जाओ। जी शेखर, अब ट्रम्प के पीस प्लान की बात ही हो रही है तो अगला सवाल देवांश गुप्ता ने इसी पे भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ट्रम्प के पीस प्लान का इजराइल पालन करेगा? कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होने के बाद नेतन्याहू का फ्यूचर क्या होगा और सीज फायर के इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि सीज फायर तो अब हो गया, अब इसके आगे कहाँ जाता है? मुझे लगता है कि एक तो नेतन्याहू के ऊपर ट्रम्प का काफ़ी दबाव है कि इस बात को अब यहाँ पे रोका जाए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नेतन्याहू जो कुछ हासिल करना चाहते थे वो तो हासिल हो गया, क्योंकि हमास ख़त्म हो गई और मुस्लिम ब्रदरहुड की जो प्रेजेंस थी सारे फ़िलिस्तीनी एरियाज़ में वो भी ख़त्म हो गई। दूसरी बात कि जो मुस्लिम वर्ल्ड की जो पावर थी वो बहुत डिमिनिश हो गई, क्योंकि जो गल्फ़ के देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, वो सब इतने खौफ में हैं अभी, क्योंकि इजराइल एक उस रीजन की सुपर पावर बन गया है। वो इतने खौफ में हैं कि वो सब ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ से सुरक्षा मिल सकती है। इसीलिए कतर, अभी फरीद ज़कारिया का एक आर्टिकल है, उन्होंने 5 पॉइंट में आर्टिकल लिखा है, वो भी आपसे सभी का शेयर करेंगी। उसमें वो कह रहे हैं कि इजराइल अब इतनी डोमिनेंट पावर बन गई है वहाँ पे कि कतर डर के मारे अमेरिका से कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी गारंटीज दो, और सऊदी अरेबिया डर के मारे पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी गारंटीज साइन कर रहा है, क्योंकि ये देश अपने लिए लड़ नहीं सकते। एक तो उनको लड़ने की आदत ही नहीं है, लड़वाने की आदत है, और दूसरी उनके पास जनसंख्या भी नहीं है। अगर आप कतर को देखें तो 4 लाख भी उसकी जनसंख्या नहीं है, तो नेतन्याहू को बहुत सूट करता है। तीसरी बात कि ईरान बिल्कुल कमज़ोर हो गया है इतनी बॉम्बिंग के बाद और 15 साल की सैंक्शंस के बाद। अब ईरान कब तक एक अंडरहैंड तरीके से चाइना उनसे ऑयल लेता है, फिर किसी और तरीके से उनको पे करता है, चाहे कैश में या काइंड में, तो ये सब एक तरह से सस्टेनेबल नहीं है। इन सब से नेतन्याहू को फ़ायदा है, ट्रम्प को फ़ायदा है, और मुझे लगता नहीं कि वो इसको तोड़ेंगे। जहाँ तक नेतन्याहू की इंटरनल पॉलिटिक्स है, उनके कोalition में कुछ हार्ड राइट के लोग हैं, जैसे उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्मोट्रिच या बेन ग्वीर हैं, ये बहुत हार्ड राइट के, ये बिल्कुल प्रोफेसी वाले हैं कि एक बार लिखा गया है कि एक बार यहाँ पे होगा और सारे फ़िलिस्तीनी जाएंगे मेडिटेरेनियन सी में या रेड सी में, और ये सारा एरिया फ्रॉम द रिवर टू द सी ये इजराइल होगा। तो वो उनका काउंटर पार्ट है जो कहते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन होगा या फ़िलिस्तीन होगा। तो ये जो कंजर्वेटिव्स हैं ये इसको अपोज कर रहे हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे आप देखिए। ये जो दोनों मंत्री हैं दुनिया के कई देशों में, खासकर यूरोप वगैरह में सैंक्शन है इस टाइम, वहाँ जा भी नहीं सकते हैं। तो वो लोग सरकार गिराने को तैयार होंगे। वो क्या सोचते हैं, सरकार गिरेगी तो फिर क्या होगा? इजराइल की राजनीति बहुत बहुत पेचीदा है। इसमें एक तो यह है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है कि आप जाके कैंडिडेट नहीं खड़ा होता, आप पार्टी के लिए वोट लेते हैं, फिर जितनी परसेंटेज वोट मिलती है, अगर एक मिनिमम परसेंटेज से ज़्यादा मिले फिर आप सीट्स एलोकेट कर सकते हैं। तो उसमें बहुत पार्टियां राइट की हैं, लेफ्ट की तो मोरलेस ख़त्म हो गई वहाँ पे, लेकिन राइट के बहुत शेड्स हैं इसके अंदर।
उसके साथ साथ ये इतनी डाइवर्स पॉलिटिक्स है कि इसके अंदर जो अरब पॉपुलेशन है, इजराइल के अंदर अपनी अरब पॉपुलेशन करीब 20% है। उसमें से मैं कहूँगा कि 80-90% मुस्लिम होंगे, 10% के करीब या क्रिश्चियन होंगे या फिर ड्रूज हैं। जी। तो ये सब लोग भी वोट करते हैं, तो उनकी अलग पार्टीज़ हैं और कई पार्टीज़ उनकी इकट्ठी हुई है, उसको अरब लिस्ट बोलते हैं। तो उनके कुल मिला के जो वोट आते हैं 10 सीटें उनकी भी आ जाती हैं। तो 120 की क्नेसेट में 61 आपको चाहिए। तो ये सब जोड़ तोड़ के, एक तो पहली बात किसी पार्टी की 30-32 से ऊपर सीटें आती ही नहीं है, बाकी उसे कोएलिशन बनाना पड़ता है। अभी भी कोएलिशन में आप देखें कि उसी के अंदर ये एक्सट्रीम राइट विंग भी है, उसके अंदर अरब पार्टीज़ भी हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट में। तो ये बहुत पेचीदा है इजराइल की पॉलिटिक्स। उसके लिए तो पूरा मेरे ख्याल 1 या 2 एपिसोड में कटर भी कर चुका हूँ, वो सभी का आपसे शेयर कर लेंगे। तो उनको खतरा होगा भी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एकदम उनकी सरकार गिरने वाली। बाकी अगर गिर जाए तो कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री आएगा इजराइल में। अब नेतन्याहू फिर अपने केस संभालेंगे। शेखर, अगले दोनों सवाल इंडिया, पाकिस्तान और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप पे है। ये सवाल अंकुर पॉल ने भेजा है। ये पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को सबक सिखाने के काम के तौर पर एक पेश किया गया था। इसका नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान को कई फ़ायदे हुए, जिनमें से हाल ही में हुआ अमराम मिसाइल की डील भी शामिल है। क्या अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार अपनी ये जैसे को तैसी नीति को रीथिंक करे? नहीं, देखिए, आपकी दूसरी बात जो है वो उसमें दम है कि हमेशा आप एक नीति फॉलो नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। दूसरे आदमी को पता है कि आप क्या करोगे, और राजनीति में कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। इतना अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं होना चाहिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप है। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप प्रिडिक्टेबल होने लगे हैं, पता लगता है कि क्या कहेंगे और क्या बोलेंगे। लेकिन राजनीति में आपको अपने जो एडवर्सरी होता है या दुश्मन होता है, उसको कुछ गेस वर्क देना चाहिए कि अब पता नहीं क्या करेंगे, अब पता नहीं इनकी क्या पॉलिसी होगी। आप उसमें पॉलिसी लिख के नहीं कर सकते हैं। तो सोचने वाले सोच रहे होंगे, उनको भी ये बात पता है, तो आपकी बात वो ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान को कुछ फ़ायदे हुए हैं, और वो फ़ायदे बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर से हुए हैं, सिर्फ ऑप सिंदूर से नहीं हुए। ऑप सिंदूर से एक उनका हुआ कि ख़ास करके इस्लामिक वर्ल्ड में, दुनिया में ये हुआ कि अरे भाई, ये इंडिया से बहुत छोटा मुल्क है, खड़ा तो हुआ सामने खड़ा हुआ, उसने लड़के दिखाया। अब जो जिसके क्लेम है, उसके क्लेम पाकिस्तान के माने ना माने, पर उसने लड़के दिखाया, इसकी फौज लड़ सकती है। तो इस्लामिक वर्ल्ड में उसको ये इम्पैक्ट हुआ। दूसरा अगर आप कहें अमेरिका के साथ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान की नई ओपनिंग हुई, ये ऑप सिंदूर की वजह से नहीं हुई, क्योंकि उसके पहले शुरू हो चुकी थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, या जो किलिंग्स हुई। जो ऑप सिंदूर है वो 6 मई की रात और 7 मई की सुबह वहाँ शुरू हुआ। तो उसके बीच में 26 अप्रैल को पाकिस्तान में स्टीव विटकॉफ, जो अमेरिका के खास राजदूत हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट के, जो सारे इस समय मिडिल ईस्ट में, रशिया में, सब जगह जाते हैं जहाँ जहाँ लड़ाई होती है, उनका लड़का पाकिस्तान आया। और उसके साथ में पाकिस्तान के पेशावर कोर कमांडर का लड़का, जो कि एक तरह का क्रिप्टो विज़किड है, बिलाल बिन साकिब है। उसको आप देखें कि वो अभी 30s में है। उसको पहले फोर्ब्स मैगजीन ने 30 अंडर 30 दुनिया भर वालों में लिस्ट किया कि इतना बड़ा विस्केट है क्रिप्टो में। फटाफट उसी दिन पाकिस्तान ने अपने यहाँ क्रिप्टो काउंसिल बनाई, उसको उसका जार बना दिया, और कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक में। और इनको लेके फिर इनका रिसेप्शन, इनको आर्मी चीफ मिले, तब तो ऑप सिंदूर के 10 दिन पहले की बात है। आर्मी चीफ मिले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एलोकेट कर रहा है यहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग के लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स बड़े बड़े होते हैं, उसके लिए बिजली की ज़रूरत होती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान इन्वेस्ट करेगा खास करके उस स्टेबल कॉइन में जिसमें इसी परिवार का जो कंपनी है, जो स्टीव विटकॉफ के लड़के जिसके लिए आए थे, उनकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है एक कंपनी में। स्टीव विटकॉफ के लड़के का वहाँ होना बहुत बड़ी बात है। एक तो उन्होंने बड़ा क्रिप्टो बिजनेस शुरू किया, दूसरा विटकॉफ फैमिली की ट्रंप परिवार से बहुत पुरानी रिश्तेदारी है। दोनों परिवार न्यूयॉर्क में डेवलपर्स हैं।
Okay. तो उन दोनों की वहाँ से रिश्तेदारी है, वहाँ से दोस्ती है। इतनी ज़्यादा दोस्ती है कि जो स्टीव विटकॉफ का लड़का है उसने अपने लड़के का नाम भी डोनाल्ड रखा है। अब डॉन जूनियर के नाम में या डॉन सीनियर के नाम में मुझे पता नहीं, उसका नाम भी डॉन रखा है उसने। तो वो वहाँ पे आया, साथ में कोर कमांडर साहब के लड़के, साथ में पाकिस्तानी आर्मी चीफ। अब देखिए स्टीव विटकॉफ का जो लड़का है जैक विटकॉफ, इसने जो अपनी कंपनी बनाई उसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, क्रिप्टो कंपनी है और ये स्टेबल कॉइन के ऊपर बेस्ड है, डॉलर से लिंक्ड है, एक स्टेबल कॉइन $1 के हिसाब से। उसमें पाकिस्तान ने शेयर होल्डिंग ले ली, पैसे दे दिए, करीब $2 बिलियन। पाकिस्तान के पास अब देखिए कि पैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी कहा हम दे देंगे, क्योंकि वो सीधी ट्रंप परिवार को रिश्वत है। वो कैसे, मैं बताता हूँ कि जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है उसमें 60% शेयर्स तो ट्रंप परिवार के हैं। और अगर स्टीव विटकॉफ को बोले या डोनाल्ड ट्रंप को बोले कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बोलते हैं हम तो अलग हो गए, हमारे बच्चे अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो आप सोचिए कि इंडिया में अगर ऐसे हो जाए, कोई हमारे नेताओं के बच्चे आपस में ऐसे बिजनेस करने लगे, किसी दूसरे देश से जाके पैसे ले आए, यहाँ तो कोराम मच जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी किंग एम्परर हैं अमेरिका के, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डील पाकिस्तान पहले कर चुका था। मुझे बल्कि ये शुबा है कि जो पहलगाम में किया गया उसके पहले पाकिस्तान ने ये बॉक्स ऑलरेडी चेक कर लिया था। और जब स्पीच भी दी उसके पहले मुनीर ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 2 देश हैं, हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकते, हमको हार्ड स्टेट बनना है, कश्मीर हमारी जगुलर है, इसको शारक कहते हैं पाकिस्तान में। तो वो स्पीच भी उन्होंने सोच के दी थी क्योंकि प्लान किया हुआ था। लेकिन अमेरिका के साथ ये सब कुछ पहले हो रहा था, ये ऑप सिंदूर के बाद नहीं हुआ। अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शंस ट्रंप परिवार के साथ और विटकॉफ परिवार के साथ ऑप सिंदूर के 10 दिन पहले हुई। और देखिए कि वो जैक विटकॉफ और उसके डेलीगेशन को लेके प्राइवेट प्लेन में आया था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो सारे एयर स्पेस बंद थी, प्राइवेट प्लेन में आए थे। उनके लिए लाहौर के लाल किले के ऊपर इतना बड़ा रिसेप्शन किया गया। पाकिस्तानियों ने अपने लाल किले का जो लाहौर का है अच्छा इस्तेमाल किया है उसको ऐसे रिसेप्शंस के लिए। मैं भी वहाँ पे था जब अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ गए थे अपनी बस यात्रा पे, तो उनके लिए जो बैंक्वेट था जो नवाज शरीफ ने दिया था वहीं दिया था लाहौर फोर्ट में। तो पहले उनका वहाँ बहुत बड़ा रिसेप्शन हुआ, उसके बाद जो उनका डिनर हुआ वो शालीमार बाग में हुआ, जो मुगल गार्डन है लाहौर का। और उसके अंदर पटाखे खूब ज़बरदस्त, फायरवर्क्स, उनका बिल्कुल मुगल लहजे से एक तरह से स्वागत किया गया और उनका रिसेप्शन किया गया, जिसमें नर्तकियाँ भी आई। वो सारे वीडियो तो दुनिया में देखे गए। तो ये सब तो 10 दिन पहले हो चुका है ऑप सिंदूर के। तो ये सोचना कि ये जो अमेरिका में उनको दोबारा से चाबी मिली दरवाज़ा खोलने की, वो उनको ऑप सिंदूर से मिली, वो ठीक नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका के एक जाने माने इंटेलेक्चुअल हैं, राइटर हैं, थिंकर हैं, राइट के हैं, राइट ऑफ सेंटर हैं, लेकिन सेन राइट के हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में वो कॉलमनिस्ट भी हैं, वॉल्टर रसल मीड। वो हमारे ऑफिस में भी आए थे 2 साल पहले, हमने उनके साथ एक वार्तालाप भी किया था। अभी भी उनके साथ स्वस्ति राव ने, डॉक्टर स्वस्ति राव ने एक इंटरव्यू किया है, वो आप देखें हमारी वेबसाइट पे, उसका भी लिंक सभी का आपके साथ शेयर करेंगी। तो उन्होंने एक बात कही दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन के इवेंट पे जहाँ वो बोल रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि पाकिस्तान यहाँ बीच में कैसे घुस गया, क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल डाउन एंड आउट था। तो उन्होंने एक बात कही जो इंग्लिश में बोलूँगा, तो उसने बोला एवरीबडी नोज दैट देयर इज़ ए बैक स्टेप्स वे टू गेट टू डोनाल्ड ट्रम्प्स ईयर, कि पिछली सीढ़ियों से चल के भी डोनाल्ड ट्रंप का कान तक कोई पहुंच सकता है। एंड पाकिस्तान हैज़ नो शेम अबाउट यूजिंग दोज बैक स्टेप्स, और पाकिस्तान को इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वो भी पिछली सीढ़ियों से चुपचाप जाके, उसका मतलब ये है कि कुछ डीलिंग करके आपस में ट्रांजैक्शंस करके। तो ये जो ट्रांजैक्शंस और डीलिंग्स थी ये पहले से चल रही थी। हालांकि उसमें मुझे लगता है कि जो बोल दिया कि हमारे पास रेयर मिनरल्स हैं, 2-4 उठा के दिखा दिए, ये जिसको स्नेक ऑयल बोलते हैं ना, ये उस तरह का है। तो मजाक में ऐसे कहा जाता है कि अरे कौन सी रेयर अर्थ आपको मिल रही है, शायद अनऑब्टेनियम होगा जिसको ऑब्टेन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबका नाम ऐसे ही होते हैं। तो ये मैं पाकिस्तान ने इसको पहले सेट किया हुआ। और आपने एमरेम की बात की थी, तो जो एमरेम की बात है, पाकिस्तान के पास एमरेम ऑलरेडी है। पाकिस्तान के एमरेम उनके पास करीब 2009 में सैंक्शन हुए थे, 2010 तक आ गए थे। 2019 में जो अभिनंदन का MiG-21 जो शूट डाउन हुआ, वो एक एमरेम से ही किया गया था, इसी मिसाइल से किया गया था। तो पाकिस्तान के पास करीब 500 ये मिसाइल थे।
अब जो अमेरिका से नई डील नहीं हुई है, अमेरिका ने जो रेथियन कंपनी मिसाइल बनाती है उसको परमिशन दी है कि आप इस कंट्री के लिए ये मिसाइल बना सकते हैं क्योंकि उनके ऑर्डर्स हैं। तो अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट, जिसको अब वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते हैं, तो उन्होंने आज स्टेटमेंट इशू किया है। स्टेटमेंट देखिए आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा। उस स्टेटमेंट में कहा है कि ये गलत है कहना कि हम पाकिस्तान को कोई नए मिसाइल दे रहे हैं। उनके साथ नए मिसाइल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें अगर पाकिस्तान का मेंशन है तो सिर्फ इस बात पे है कि जो उनके पुराने मिसाइल हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए उनके पार्ट्स होते हैं, बैटरीज होती हैं। उन्होंने सब तफसील में नहीं लिखा है, लेकिन उनका कहना है कि हमने कोई नए मिसाइल देने का फैसला नहीं किया, ना नए टाइप की मिसाइल देने का फैसला किया, ना जो पुराने उनके पास हैं उनमें और मिसाइल देने का फैसला किया है। जी शेखर, अगला सवाल भी पाकिस्तान के एक्विजिशंस पे ही है। ये सवाल लक्ष्य वर्मा ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को रशियन इंजन्स बेचे जाने से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हर उस देश से संबंध बेहतर कर रहा है जो भारत के लिए अहम है, जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया और बांग्लादेश। क्या ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, और क्या फील्ड मार्शल मुनीर को जितना हम समझते हैं वो उससे ज़्यादा समझदार हैं? देखिए, दूसरी बात, वो जो कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है, तो पाकिस्तान में जब आदमी चीफ बनता है तो पॉलिटिशियन बन ही जाता है। क्योंकि हर आदमी पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी में जब जाता है तो क्या सपना लेके जाता है? हमारे यहाँ तो सपना लेके जाता है एक दिन मैं चीफ बन जाऊँ, वो सपना लेके जाता है एक दिन मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ या पीछे से प्रेसिडेंट को चलाऊँ। तो आसिम मुनीर, जो भी पाकिस्तान के जनरल्स होते हैं, 2-1 को छोड़ के जो रिटायर होकर घर चले गए, बाकी सब में एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है। और आसिम मुनीर तो ISI के चीफ पे रह चुके हैं, तो ये बहुत शातिर इंसान है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो ये इंजन्स की बात है, आजकल क्या होता है, एक सोशल मीडिया और एक मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो लोग पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, फटाफट जंप करते हैं, उससे बहुत तरह की भ्रांतियाँ पैदा हो जाती है, कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। इसमें भ्रांति है क्योंकि ये जो इंजन है जो पाकिस्तान के JF-17 में लगता है, ये अभी से आना नहीं शुरू हुआ, ये 2005-06 से करीब आना शुरू हो गया और 100 के ऊपर ये जहाज़ बन भी चुके हैं। ये रशियन इंजन है जिसको चाइना ने थोड़ा मॉडिफाई किया, और ये डायरेक्टली नहीं आता, ये चाइना के थ्रू आता है, क्योंकि जो JF-17 है ये चाइनीज़ पाकिस्तानी जॉइंट वेंचर है। एक तरीके से उसके काफ़ी पार्ट्स, काफ़ी उसके सर्फेसिस वगैरह भी चाइना से आते हैं। तो ये इंजन, और चाइना के पास तो जो चीज़ आती है चाइना उसकी कॉपी करके उससे बेहतर बना देती है, रिवर्स इंजीनियर करती है। इसमें रिवर्स इंजीनियर नहीं किया है, चीन थोड़ा बहुत उसमें चेंज करता है। ये चीन के थ्रू ट्राइपार्टाइट एक तरह से डील है और ये डील 18 साल से चल रही है, कोई नई ये नहीं हुई है। तो हर चीज़ को देख के नहीं घबराना चाहिए। तो स्टीव कोहन थे हमारे प्रोफेसर अमेरिका में, जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं इंडियन आर्मी पे और पाकिस्तान आर्मी पे, और सबसे अच्छे स्ट्रेटेजिक स्कॉलर्स में थे साउथ एशिया के बारे में, या जिसको मैं तो जो मेरी प्रेफरेंस है, मैं तो सब कॉन्टिनेंट कहता हूँ, साउथ एशिया नहीं कहता हूँ। ये अमेरिकन थिंक टैंक्स की कॉइनेज है। तो वो ये कहते थे कि कई बार देश अपनी थ्रेट्स को कैसे समझते हैं, तो उन्होंने कहा कई बार, और पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा फिर अपनी बेस्ट एफर्ट ट्रांसलेशन करूंगा ऑन द स्पॉट। तो उन्होंने कहा समटाइम्स कंट्रीज आर लाइक समबडी हु लुक्स एट द मिरर एंड मेक्स फेसेस एंड देन गेट्स स्केयर्ड बाय व्हाट ही सीज। कि कई बार ऐसा लगता है कोई इंसान आईने के सामने खड़ा हो और उल्टे सीधे मुंह बनाए और जो देखे उससे डर जाए। तो कई देश अपनी थ्रेट परसेप्शन ऐसे ही बनाते हैं, तो हमको वो नहीं करना चाहिए। हर चीज़ हमारे लिए थ्रेट नहीं है। रूस को इंजन बेचने हैं, आपको चाहिए आप ले लीजिए। हम तो 1963 से रशिया से लेके जहाज़ बना रहे हैं, अभी भी हमारे यहाँ सुखोई 30 हैं, ये इंडिया में बनाए हैं, पर रशिया से लाके बनाए हैं। आपको इंजन चाहिए, रशिया किसी भी दिन आपको दे देगा। शेखर, अगले दोनों सवाल ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशनशिप पे है। इसमें से पहला सवाल अनुभव सक्सेना ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश पीएम की हाल विजिट से पता चलता है कि इंडिया ने ब्रिटेन को बहुत कुछ दिया है, बदले में भारत को क्या मिला? हम ब्रिटेन से मिसाइल क्यों ले रहे हैं? मेड इन इंडिया का क्या हुआ? अगर इंडिया वहाँ से इंपोर्ट कर ही रहा है तो ब्रिटेन से वीज़ा रूल में छूट क्यों नहीं मांग सकता? आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, हर चीज़ में क्विड प्रो को नहीं होता है। आप मिसाइल इसलिए खरीद रहे हैं कि आपको चाहिए। ये शॉर्ट रेंज के शोल्डर लॉन्च्ड या
ज़मीन पे खड़ा हुआ कोई व्हीकल से लॉन्च मिसाइल है 6 किलोमीटर रेंज तक के। ये एंटी टैंक भी काम आ सकते हैं, एंटी व्हीकल भी काम आ सकते हैं। तो भारत के पास कुछ ऐसे मिसाइल हैं जो पुराने हैं, जैसे मिलान, वो भारत में बनते हैं, आए थे फ्रांस से पर भारत में बनते हैं। ऐसे ही भारत ने कुछ जैवलिन मिसाइल लिए हैं अमेरिका से, लेकिन लिमिटेड नंबर लिए हैं। तो ये जो मिसाइल है इसका नंबर ज़्यादा होगा और ये भारत में भी बनाया जाएगा, सारे वहाँ से बन के नहीं आएंगे। उसके साथ क्या होता है कि आप कहें कि अरे यार आप तो असेंबल कर रहे हैं, ठीक है, अगर असेंबल किया शुरू में 90% आपका बाहर से आएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, और फिर खास करके अगर ये जॉइंट वेंचर कोई प्राइवेट सेक्टर के साथ हुआ तो फिर आपके पास उससे कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी। या मान लीजिए फुल्ली फॉरेन ओन्ड भी है, ये थैलिस कंपनी है जो ये बनाती है, थैलिस की अपनी फैक्ट्री हो, मान लीजिए फुल्ली फॉरेन ओन्ड है, पर उसमें बहुत इंडियन काम करेंगे, सब सीख के निकलेंगे। तो जो भारत में नया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको एक्सपर्टीज़ की, इंसानों की, ट्रेंड लोगों की भी तो ज़रूरत है, वो यहाँ से बन के आएंगे। तो इसको हर चीज़ में, और इसका और वीज़ा नहीं सोचना चाहिए, वीज़ा एक अलग चीज़ होती है। मैं नहीं समझता कि भारत से कोई प्रोफेशनल जिसकी यूके को ज़रूरत हो या जो जेन्युइन स्टूडेंट है जो फीस दे के जा रहा है उसको कोई मना करेगा, क्योंकि सबको फीस भी चाहिए और सबको लोग भी चाहिए। लेकिन ये खुलेआम खुली छुट्टी कि आप नाव भर के जितने मर्जी आ जाइए, वो अभी किसी भी देश में नहीं होने वाला है। राइट शेखर, अगला सवाल भी इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशनशिप पे है। ये सवाल हेमंत ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या ब्रिटेन की इंडिया से ये पार्टनरशिप ट्रंप के सर्विस सेक्टर पर लगाए गए टैरिफ्स का मुकाबला करने में मदद करेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि हर ट्रेड एग्रीमेंट मदद करेगा और भारत को बहुत ट्रेड एग्रीमेंट्स चाहिए। भारत किसी ग्रुप में नहीं है इस समय, ना भारत ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में है, ना भारत RCEP में है। अब दुनिया के बाकी आप देश देखें, अब चाहे उनमें आपस में जो भी झगड़े हो, लेकिन अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको नेफ्टा में है। ऐसे मर्कोसुर बोलते हैं, इसमें लैटिन अमेरिका के देश हैं। ऐसे RCEP है जिसमें पूर्वी एशिया के 2 देश हैं। तो हम किसी ग्रुप में नहीं है, तो हम इस समय अकेले नहीं ट्रेड में रह सकते। पर मोदी सरकार की ये सोच है, मैं सोचता हूँ कि भारत को ग्रुपिंग्स में को मानना चाहिए और RCEP में भी होना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार की ये सोच है कि हम हर देश के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग से करें। तो उसमें ये ब्रिटेन के साथ किया, उसके पहले EFTA जो कि 4 यूरोपियन देश हैं जिनमें स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा ज़रूरी है, उनके साथ किया। EU के साथ बातचीत चल रही, लगता है जनवरी-फरवरी तक वो भी हो जाएगा। तो उसको देखते हुए ये मदद करेगा, लेकिन इससे इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साफ बात है ये $4 ट्रिलियन से कम की इकोनॉमी है। अमेरिकन इकोनॉमी $30 ट्रिलियन से ज़्यादा है, 10 गुनी से भी ज़्यादा है। तो जितना बड़ा वो मार्केट है उतना बड़ा ब्रिटेन नहीं हो सकता, लेकिन वो भी सिग्निफिकेंट है। मैं ये नहीं कहता कि इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। आपने कहा कि उन्होंने, ट्रंप ने टैरिफ लगाए सर्विस सेक्टर पे। सर्विस सेक्टर पे टैरिफ नहीं लगाए। सर्विस सेक्टर पे टैरिफ लगाना संभव भी नहीं होता है। उसका सीधा कारण ये है कि टैरिफ या कस्टम्स, जिसको वो टैरिफ कहते हैं उसको हम कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं। तो अगर मैं कस्टम्स ड्यूटी कहूँगा तो शायद उसको समझना आसान हो जाएगा। कस्टम्स ड्यूटी तब लगती है जब आप, मान लीजिए पेन इंपोर्ट हो रहा है, तो आप किसी देश से नया ये पेन भारत में लाएं, तो आप इसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी अगर बनता है, मान लीजिए आप कमर्शियल क्वांटिटी में लाएं, तो आपको देनी पड़ेगी। तो किसी भी चीज़ के लिए, इस फ़ोन को, इस मग को, उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी तब लगती है जब वो बॉर्डर क्रॉस करती है, जब वो एक देश से दूसरे देश में आती है। जो सर्विसेज है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करती है, इसलिए उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी है, जिसको अमेरिकन टैरिफ कहते हैं, वो नहीं लगती है। फिर मैं बोलूँगा कि हम जब टैरिफ कहते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं जो सेम चीज़ है, तब उसको समझना ज़रा आसान हो जाता है। अगर सर्विसेज के ऊपर टैरिफ होगा तो अगली बार आप वीज़ा इस्तेमाल करेंगे, आप मास्टर कार्ड इस्तेमाल करेंगे, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करेंगे, आप गूगल इस्तेमाल करेंगे, आप अमेज़ॉन इस्तेमाल करेंगे, उस सब के ऊपर भारत सरकार टैरिफ थोड़ा लगाएगी। और ट्रंप भी नहीं चाहते। और जहाँ तक कि सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं, भारत और अमेरिका का करीब करीब बिल्कुल बैलेंस है। वहाँ पे जो गैप है, जो सरप्लस भारत को मिलता है, वो सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करती है।
शेखर, आज का आखिरी सवाल इंडिया के सिविक इश्यूज से जुड़ा हुआ है। ये गौतम सिंह ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि बेंगलुरु में लगाए जा रहे कंजेशन टैक्स को आप कैसे देखते हैं? हमारे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास नहीं हुआ है, तो क्या ये सरकार मुफ्त योजनाओं के समर्थन लाने के लिए कर रही है? देखिए, ये मैं क्या बोलूँ इसको, विनाशकाले विपरीत बुद्धि बोल सकता हूँ, या मैं उसको चोरी और सीनाजोरी भी एक तरह से बोल सकता हूँ। एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन फिर भी कि एक तो आप शहर ठीक से चला नहीं पा रहे, वहाँ सड़कें नहीं बना पा रहे, फ्लाईओवर नहीं बना पा रहे, वहाँ आप मेट्रो आपकी बहुत धीरे काम कर रही है, बन रही है, जो लोग परेशान होते हैं उन्हीं को आप सज़ा दे रहे हैं। तो ये एक बेकार की बात है, मैं समझता नहीं। देखिए, लंदन में कंजेशन टैक्स लगाया गया, उस पर डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं उससे फ़ायदा हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ। वो सेंट्रल लंदन में है सिर्फ, लेकिन वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी अच्छी है, मेट्रो सब जगह जाती है, इतनी बसेज हैं, टैक्सीज तो फिर हैं ही, अब तो उबर भी है। लेकिन बेंगलुरु में आपको चाहिए पहले कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक करें। देखिए, इतना बड़ा ग्रोथ इंजन है भारत का, उससे इतनी इनकम है। और बेंगलुरु को सच बात ये कि अब मुंबई से भी सबक सीखना चाहिए, क्योंकि मुंबई बहुत समय से रॉट कर रहा था। एक बार मैंने 2014 में, जो मैं सीरीज़ लिखता हूँ राइटिंग्स ऑन द वॉल, तो उसमें एक आर्टिकल लिखा था, उसके 3 पार्ट की सीरीज़ थी। उसकी हेडलाइन थी नवी कलकत्ता, कि ये नवी मुंबई नहीं, सारा बॉम्बे जो है ये न्यू कलकत्ता बन गया, क्योंकि कलकत्ता रॉट कर रहा था। तो वहाँ से देखिए मुंबई ने कितनी ड्रामेटिक चेंज ला के दिखाई है। अब सेंट्रल मेट्रो वहाँ पे शुरू हो गई है, जो बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ पूरे बॉम्बे में जाती है और एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करती है। तो दोनों फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स, तीनों फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स और एयरपोर्ट, सबको वो कनेक्ट करती है। ऐसे ही एक ईस्ट कोस्ट रोड बना दी है, और ऐसे ही ट्रांस हार्बर लिंक से नवी मुंबई की तरफ रास्ता खुल गया है, जहाँ पे नया एयरपोर्ट भी अब शुरू हो गया है। तो ये सब देख के बेंगलुरु को भी सबक सीखना चाहिए, क्योंकि बेंगलुरु भी बहुत बड़ा इंजन ऑफ ग्रोथ है भारत के लिए। उसको आप सिर्फ उससे टैक्स इकट्ठा करके घर नहीं ले जा सकते। शेखर, हमारा आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेंबर्स के इतने इंटरेस्टिंग सवालों के इतने इंटरेस्टिंग जवाब देने के लिए। हम आपको फिर यहीं मिलेंगे अगले सप्ताह एक और शेखर से सवाल के साथ।